अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल समीर फुरकी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये खबर। पहले माज़रत ख़्वाह हूँ कि काफ़ी ताख़ीर आप लोगों को भी बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। उसकी मजबूरियाँ ये थी कि बच्ची को कोर्ट लेकर गए थे और फिर कोर्ट से, क्योंकि परसों हम ही धरने के वक्त बोले थे कि फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद से बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरी फैमिली को। तो पुलिस प्रोटेक्शन में बच्ची कोर्ट को गई, फिर घर आई, फिर वहाँ से निकलने में पुलिस का परमिशन भी दरकार था। तो ये प्रोसेस में ताख़ीर हुई, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल ज़रा फ़ोन सब बंद कर दें। बहरहाल ये है कि बुनियादी बात आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि 25 तारीख़ को ये वाक़या हुआ। सुबह 4:30 बजे ये लड़की आफरीन अपनी बहन को मुर्दा हालत में मधु यादव के बेडरूम में लटकी हुई देखी। पुलिस के एफआईआर और फिर डीसीपी का जो प्रेस नोट है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है और ऐसा महसूस होता है कि डे 1 से पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर, आज भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल जो मैटर था वो मंगाया, वो आज भी वो मैटर होगा। अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये समझिए कि मर्डर है या फिर समझिए कि इसमें रेप हो सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, जबकि एक्यूज़ को पुलिस जुडिशियल कस्टडी में चल्लापल्ली भिजा दिया गया। जब एक्यूज़ को चल्लापल्ली भिजाया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं करें, एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। और एक्यूज़ से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूज़ को जुडिशियल रिमांड में भिजा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंचार्ज हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि ये सस्पिशियस मर्डर है, ये भी नहीं कहा गया। ये रेप केस हो सकता है, ये भी नहीं कहा गया। तो फिर किस ग्राउंड पर मधु यादव को जेल को भिजाया गया, इस पर समझिए कि खामोश है, पुलिस भी खामोश है, एफआईआर भी खामोश है, सब चीज़ें खामोश है। सिर्फ किसी के घर में बॉडी दिखने से तो उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भिजाया जा सकता। जब आप जुडिशियल कस्टडी में भिजाए हैं तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेशन करे होंगे। वो इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ है, जो दूसरा क्वेश्चन है और पुलिस इस पर आज तक जवाब नहीं दी है। जब हमारा धरना हुआ, उस धरने में भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने बहुत वाज़े कहा कि एफआईआर वीक बनाया गया है। बिलाल साहब, मैं और सलीम साहब वहाँ पर थे और समझिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ हम कहे कि भाई ये जो इंक्वायरी हो रही है, ये इंक्वायरी मुजरिम के फेवर में इंक्वायरी जैसा लग रही है, एफआईआर बहुत वीक बनाया गया। बहरहाल पुलिस ने तयक्कुन दिया कि साहब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद उसी रात को पुलिस ने डिसाइड किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को समझिए कि इंचार्ज बनाया जाए और लोकल पुलिस ऑफिसर से वो केस ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में ये इंक्वायरी चल रही। अब जो दूसरा अहम सवाल है, आफरीन के बयान के मुताबिक जो एफआईआर में लिखा हुआ है और डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, बच्चों को समझाए जैसा होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि निर्भय लगा दिया गया और कमिश्नर को बुलाकर बात भी की गई। खुदारा आप ये बताइए कि आफरीन का जो बयान ऑन रिकॉर्ड है पुलिस का, उसमें ये पुलिस ने लिखा है कि रात में 10 बजे मधु यादव आता है
इस लड़की की बहन को कमरे में ले जाता है, अपना बेडरूम लॉक कर देता है। बच्ची पूछती है कि क्यों लेकर जा रहे हैं, वो कहता है कि मैं काम से ले जा रहा हूं, तू खामोश बैठ जा। सुबह 4:30 बजे, पुलिस का बयान कह रहा हूं मैं, पुलिस का जो इन राइटिंग बयान, 4:30 बजे 25 की सुबह 4:30 बजे आफरीन उठकर अपनी बहन को देखने जाती है। वो ये देखती है कि उसकी बहन लटकी हुई है और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि वी रिसीव द कंप्लेंट 10:30 PM 10:30 AM। तो अब 4:30 बजे ये वाक़या हुआ। तो पुलिस खुद कह रही है कि हम 10:30 बजे हमको कंप्लेन रिसीव हुआ आफरीन की तरफ से। तो 6 घंटे, पूरे 6 घंटे क्या बॉडी लटकी हुई रही? 6 घंटे पुलिस क्या मैनेज करी? इन 6 घंटों की कोई तफसील पुलिस नहीं बताई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 6 घंटे में क्या क्या हुआ। और पुलिस ये कहती है कि भाई हम उस्मानिया दवाखाने को समझिए उन्होंने लेकर गए या फिर कैसे हुआ, मधु यादव साथ गया, ये भी समझिए पुलिस के केस में ये बात बिल्कुल साइलेंट है कि मधु यादव से क्या बयान ली पुलिस, इस समझिए कि पुलिस के FIR में नहीं है, कि मधु यादव का स्टेटमेंट नहीं है, कि मधु यादव ने पुलिस को क्या बतलाया, ये कोई बात समझिए कि पुलिस के FIR में भी नहीं है। और DCP की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिए कि ये बात नहीं कही गई है कि मधु यादव से पुलिस ने क्या पूछा, मधु यादव ने पुलिस को क्या बयान दिया। ये इस पर पूरी पुलिस की समझिए कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो साइलेंट है। तो इस पर कई सवालात उठते हैं। एक ये कि मधु यादव कंफर्म TRS का वहाँ का लीडर है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो TRS का नहीं है। मधु यादव मोइनाबाद का लैंड ग्रैबर है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन जब ACP से मिलने शकील एडवोकेट साहब और हमारे तहरीक के दूसरे साथी गए, तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पूरे तरीके से मधु यादव को प्रोटेक्ट कर रहा था। जो गुफ्तगू हुई और वो TRS का लीडर है, नहीं TRS का लीडर नहीं है, तो पुलिस क्यों समझिए कि क्लैरिफाई कर रही है कि वो TRS का लीडर है क्या TRS का लीडर नहीं है? पुलिस सफाई क्यों दे रही है? ये बात समझ में नहीं आई। और फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होम मिनिस्टर साहब का आया है, वो सिर्फ उर्दू अखबारात के लिए आया है, उर्दू प्रेस नोट आया है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे मीडिया को फीड नहीं किया, बल्कि हमारे धरने के बाद वहाँ रास्ता रोको जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के बाद एक उर्दू समझिए कि प्रेस नोट होम मिनिस्ट्री तेलंगाना की जानिब से भिजा दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक होम मिनिस्टर का नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि TRS का ना MP उस घर पर गया। अगर इन्हें TRS का लीडर नहीं है तो फिर TRS का MP विक्टिम के घर पर क्यों नहीं गया? इस मासूम बच्ची और उसके ख़ानदान से क्यों मुलाकात नहीं किया? MLA क्यों नहीं गया? दूसरे लीडर्स क्यों नहीं गए? मैं इसको कम्युनलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले दिशा का वहाँ एक मर्डर हुआ। पूरी TRS की टीम वहाँ पर समझिए कि दिशा के घर पर मौजूद नज़र आई। छोटे से बड़ा मिनिस्टर नज़र आया। ये गरीब फैमिली है, ये समझिए कि हाउसमेट फैमिली है। इनका बाप समझिए कि ऑटो चलाता है, गरीब है, बच्चियों को प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहा था। तो आपके पास भी कोई अहमियत नहीं है। एक तेलंगाना की मासूम लड़की का रेप होता है और उसका मर्डर किया जाता है। पुलिस समझिए ना रेप का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है ना मर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करती। होम मिनिस्टर साहब समझिए कि कमिश्नर को बुलाकर अखबारात को फोटोज जारी कर देते हैं कि भाई इसमें कोई समझिए कि वो नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? आपके FIR में और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मर्डर का जिक्र है ना रेप का जिक्र है, जबकि
तहरीक मुस्लिम शब्बान का जो डेलीगेशन इस लड़की की फुप्पी से बात किया, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जब बच्ची को गुस्ल दिया जा रहा था तो गुस्ल के वक्त लड़की के समझिए कि पैरों पर खिरोचने के निशान थे, ज़ख्म पाए गए थे, और लड़की के जिस्म पर समझिए कि अलानिया जिस तरह से ज़बरदस्ती रेप किया जाता है वो निशानात मौजूद थे। ये लड़की की फुप्पी का स्टेटमेंट है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब क्योंकि ये लड़की की लाश थी तो कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लिए जा सकते थे, इस वजह से उस सिलसिले में फ़ोटोज़ नहीं लिए गए, लेकिन ये क्लियर समझिए कि रेप एंड मर्डर है। इस केस की तहकीकात रेप एंड मर्डर की हैसियत से उस एंगल से की जानी चाहिए। अब इस केस में जो पुलिस तहकीकात कर रही है ये कि साहब ये सुसाइड केस है, सुसाइड का केस समझिए बनाकर इस पर तहकीकात की जा रही हैं, जो टोटली गलत है। इसको हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये क्लियर रेप केस है। जो एविडेंसेस हमारे पास निकल कर आए हैं ये रेप केस है और ये मर्डर केस है। और मधु 6 घंटे पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, 6 घंटे तक पुलिस 4:30 बजे सुबह से 10:30 बजे पुलिस के बयान के मुताबिक 10:30 बजे तक, क्या 6 घंटे तक समझिए कि पुलिस तमाशा देखते रही या मधु यादव को बचाने के लिए कुछ समझिए मामलेदारी करते रही? इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। इन सवालात का जवाब होम मिनिस्टर को और तेलंगाना हुकूमत को देना चाहिए। मैं पुलिस से नहीं कह रहा हूं, मैं तेलंगाना हुकूमत की मुजरिमाना ये खामोशी पर सवाल उठा रहा हूं कि एक लड़की अगर रेप होता है तो उसके साथ ये अमल है और दूसरी लड़की का रेप होता है तो समझिए कि ये अमल है। अब इस पर समझिए तहकीकात होनी चाहिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम समझिए कि इस पर बराबर आवाज़ भी उठाएंगे। होम मिनिस्टर और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा मूवमेंट भी समझिए कि मूवमेंट में भी हम इस बात को तब्दील कर सकते हैं अगर इंसाफ नहीं किया जाता है। ये ठंडी ठंडी बातें करके कि साहब नहीं वो हैंग हो गई, सुसाइड है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस लड़की को, ये जो आफरीन है, इस लड़की की आज से मुकम्मल खाने की, उसके लिबास की, उसके मेडिकल की, उसकी दीनी तालीम की और शादी की ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं। इस लड़की की तरबियत और तालीम और उसके साथ उसके खाने और उसके समझिए कि तमाम ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं वो, और फिर इसकी शादी, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के भरोसे हम इसको समझिए कि साहब कबूल करते हैं। इस लड़की को कोई काम करने या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस सिलसिले में समझिए कि जब हम ये फ़ैसला करें तो जनाब बिलाल साहब ने इस सिलसिले में 50,000 रुपीज़ की रकम समझिए कि देने का वादा किया है कि इस सिलसिले में 50,000 रुपीज़ फ़र्स्ट कमिटमेंट बिलाल साहब की तरफ से समझिए आया है। और हर महीना इस बच्ची का राशन पानी सारे ज़रूरियात की चीज़ें तहरीक मुस्लिम शब्बान के कारकुन उसके घर ले जाकर पहुंचाएंगे ताकि बच्ची कैसी है क्या है एक राब्ता भी हमको रहे, एक राब्ता हम बच्ची से रखें। इसकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम समझिए कि हम करेंगे। कुरान समझिए कि पढ़ाई जाएगी और दीनी तालीम का पूरा इंतज़ाम भी इस लड़की के घर पर हम करने का फ़ैसला किए। तो हुकूमत से जो सवालात हैं वो बाकी रहेंगे और इस सिलसिले में हम कोई नरमी नहीं बरतेंगे, कोई खामोशी नहीं बरती जाएगी। लैंड ग्रैबर्स मिलके इस मसले को दबा देना चाह रहे थे। मधु यादव भी लैंड ग्रैबर है और कुछ लैंड ग्रैबर ज़ाहरी तौर पर आवाज़ उठा रहे थे ताकि ये मसला दब जाए, लेकिन ये मसले को समझिए पूरी ताकत से क़ुव्वत से हमने उठाया है। और इसको समझिए जब तक कि मुजरिम को सज़ा नहीं मिल जाती, मुजरिम को क़ानून के दायरे में सज़ा नहीं मिल जाती, उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। बच्ची की जिम्मेदारी हमारे ज़िम्मे रहेगी। अब बच्ची समझिए कि कुछ कहेगी उस रोज़ के हालात पर, आप बच्ची से सवाल भी कर सकते हैं। बोलो बेटा। हम हमारे दीदी वहाँ पे उनके पास काम करते थे, मधु यादव के पास। तो वो डेली पी के आके हमारी दीदी को सताता था नाइट में। तो सताए तो उस दिन बहुत पी के आके हमारी दीदी को ऊपर बुलाए थे
ऊपर बुलाए तो हमारे दीदी के साथ हम भी गए तो आपको कुछ भी काम नहीं है, आप जाकर सो जाओ बोल के बोले। ठीक है बोल के हम आके सो गए। फिर उठे तो नहीं थे, 4 बजे जाके देखे थे। 4 बजे जाके देखे तो वो इस रूम में हमारे दीदी फांसी डाल के रखे थे हमको वहाँ पे। तो फिर जाके मधु यादव को उठाए तो हमारी दीदी का ऐसा हो रहा था, हमारे नहीं मालूम बोल के बोले। तो ऊपर आके देख के पुलिस वालों को फ़ोन करे बस से उन लोग आते बोले। उसके बाद मैं बोले सर का बोलना झूठे बात है, नहीं तो आपके फैमिली परेशान होती, मार देते बोल के बोले। आपके दीदी के पेट में बोले मार देते बोल के? मधु यादव बोल के बोले। तो आपके दीदी के पेट में दर्द हुआ 1-12 बजे, किसको भी नहीं बोले। 2 बार वॉशरूम को गए, 3 बार नहीं उठाया आपको, जाके ऐसा डाल लिए बोल के बोले। मधु यादव बोले। आपकी बहन को पेट में दर्द कितने दिन से था? नहीं था उनके पेट में दर्द, वैसा बोलो बोल के बोले। मधु पेट में दर्द नहीं था उन्हें? नहीं था। मधु यादव वैसा बोले कि पेट में दर्द है, बोलना पुलिस के सामने। हाँ वैसा बोलो बोल के बोले। पुलिस कितनी देर में आई? उन लोग थोड़ी देर से आए। नहीं, आप बॉडी को, आप वो लटकी हुई तुम्हारी दीदी को कब देखे, कितने बजे देखे? सुबह में 4 बजे देखे। फिर पुलिस वाले घर को कब आए? जब भी थोड़ी देर के बाद आए। और 10:30 लिखा हुआ है उसमें FIR में। पुलिस वाले 10:30 बजे बॉडी निकालने के लिए हम पहुंचे। नहीं 6 बजे उतारे उनको। तो पुलिस वाले 6 बजे आ गए? पुलिस वाले 6 उतारे हो? 6 बजे पुलिस वाले घर को आ गए थे, आ गए थे। मगर FIR में जो है 10:30 बजे का लिखा है। पुलिस लिख रही है। हाँ वैसा बोलो, कौन भी नहीं थे वहाँ पे, नहीं। हाँ वैसा बोलना बोल के घर वाले वो कोई भी नहीं था वहाँ पे, नहीं थे। फोन भी नहीं करे हमारे घर वाले। डायल 100 करे आप हमारे के नहीं है तब फोन। फोन इन्होंने नहीं करे, फोन मधु यादव पुलिस को फोन करके बुलाया। मधु यादव। हाँ, अच्छा ये बोलो बच्ची को क्या डाउट है? अब ये जो आपके बहन का मर्डर हुआ, उन्होंने ही करे, मधु यादव करे बोल के आप हुकूमत से, पुलिस से क्या डिमांड कर रहे? इंसाफ चाहिए। हमारी दीदी कैसा हो हमको भी वैसे ही चाहिए। आपको कोई धमकी वगैरह दी है? उसी ने दिए, फिर नहीं। कौन दिया उसको? मधु यादव। क्या बोल के धमकी दी आपको? आपके फैमिली को मार देते, मैं बोले सर का बोलना बोल के बोले। आप लोगों को मार देते थे? हाँ हमारे फैमिली को। DRS लीडर है बोल के मालूम है आपको? हमारे को नहीं मालूम। नहीं, उन्हें पीला पिंक पट्टा डाल लेके, गुलाबी पट्टा डाल लेके जाते आते। घर में तो नहीं डाले थे, बाहर क्या है कि नहीं देखे। आप क्या बोलते? आप जो जितने भी लोग हैं पूरे ये मोइनाबाद के लोकल, ये लोग मुकामी लोकल है लोग। जब आके ये बच्ची को बाहर बुला रहे तो बच्ची नहीं आ रही थी, इतना डरा दिए थे मधु यादव बच्ची को। तो फिर बाद में खुद अंदर घुस के दरवाजा ढकल के करके निकाल के बच्ची को लेके आके सलमान जब पूछे करे तो जब बोले उन्होंने कितने बजे आपका वाकया? मधु यादव के पास वहाँ पे 8 बजे मालूम हुआ पूरा, यहाँ तक के सरपंच को भी नहीं मालूम था। अब गांव में कोई भी चीज़ हुई तो पहले सरपंच को आगे रखती है। अब वहाँ पे पुलिस वाले ना सरपंच को बुलाए, कुछ भी नहीं। मधु यादव फोन कर लिया, उन लोग डेड बॉडी को लेके चले गए, सब उन लोग कर ली। बाद में जब सरपंच को मालूम हुआ, जब सबको बस्ती में मालूम हुआ, जब जाके देखे तो कुछ भी नहीं है वहाँ। 10:30 बजे पुलिस कंप्लेन जो सो पुलिस को कंप्लेन 10:30 बजे मिला, जबकि पुलिस पहुंची बच्ची के बयान के मुताबिक पुलिस सुबह 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद पुलिस पहुंची। और दूसरी चीज, उम्र का बड़ा वेरिएशन है। पुलिस के FIR में 18 ईयर्स लिखा गया, पुलिस के प्रेस नोट में 20 ईयर्स लिखा गया। ये भाई मौजूद है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1995। ये सलमान है, ये बच्ची का बड़ा भाई है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 1995 है एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड मधु यादव के पास ही ये बच्चियों का आधार कार्ड भी वो समझिए रख लिया है, उनकी फैमिली आधार कार्ड भी नहीं दी। ये बच्चा जो है 25 साल का है। इनकी फुप्पी का बयान ये है कि जो बच्ची मरहुमा है उनकी बेटी के साथ वो बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची की उम्र 22 साल है, क्योंकि उनकी बेटी की उम्र भी 22 साल है। और ये बच्चे के पैदा होने के 2.5-3 साल के बाद इनकी बहन पैदा हो। बोलो।